अच्छा, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कॉन्ट्रवेरेंट वेक्टर के बारे में कि कॉन्ट्रवेरेंट टेंसर। ठीक है, तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो है कॉन्ट्रवेरेंट टेंसर के कॉन्ट्रवेरेंट टेंसर क्या होता है। तो पहले तो आप समझिए कि कॉन्ट्रवेरेंट का मतलब क्या होता है। तो कॉन्ट्रो का मतलब होता है अपोजिट टू। ठीक है, कॉन्ट्रो का मतलब क्या होता है, अपोजिट टू। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, कॉन्ट्रा का मतलब क्या होता है, अपोजिट टू। ठीक है, और वेरिएंट तो आपको पता होगा, वेरिएंट जो है वो वेरिएबल से निकला है। ठीक है, वेरिएबल का मतलब क्या होता है, चेंज। ठीक है, तो कॉन्ट्रा का मतलब होता है अपोजिट टू, वेरिएंट का मतलब क्या होता है, चेंज। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, कॉन्ट्रवेरिएंट का मतलब होगा अपोजिट टू चेंज। तो अपोजिट टू चेंज का मतलब क्या है, अपोजिट टू चेंज का मतलब यह है कि अगर आपके पास एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी घटेगी। ठीक है, मतलब एक चीज़ इंक्रीज हो रही है तो दूसरी डिक्रीज होगी। तो इसको हम क्या बोलेंगे, कॉन्ट्रवेरिएंट टेंसर। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, कॉन्ट्रवेरिएंट बोलते हैं। तो कॉन्ट्रा का मतलब होता है अपोजिट टू, वेरिएंट का मतलब होता है चेंज। तो अपोजिट टू चेंज का मतलब ये है कि अगर एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी घटेगी, उसको हम क्या बोलेंगे, अपोजिट टू चेंज। ठीक है, मतलब वो एक दूसरे के अपोजिट चेंज होते हो तो उसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रवेरिएंट। ठीक है, अच्छा, इसको समझने से पहले हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं जो हमने पहले भी डिस्कस की थी टेंसर में। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, यहाँ पे मैंने एक कोऑर्डिनेट सिस्टम को लिया हुआ है एक्स वाई जेड। ठीक है, ये हमारे पास एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है एक्स वाई जेड, फिर हमने उसमें एक वेक्टर ए को कंसिडर किया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख लें, यहाँ पे इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ओरिजिन से ओ एन टू ए। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारे पास वेक्टर आएगा वो क्या होगा, ओ ए वेक्टर होगा। ठीक है, हमारे पास मैंने यहाँ पे क्या किया है, मैंने यहाँ पे एक पॉइंट ए को कंसिडर किया हुआ है, तो इस यहाँ पॉइंट ए वेक्टर को यहाँ पे कंसिडर किया हुआ है। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे ए क्या है, ये एक वेक्टर है। ठीक है, तो ये वेक्टर क्या होगा, इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ओ ए। ठीक है, अच्छा, ये हमारे पास एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट सिस्टम है, तो यहाँ पे इसके कुछ कंपोनेंट होंगे। तो अलोंग एक्सिस इसका कौन सा कंपोनेंट होगा, एक्स कंपोनेंट होगा। ठीक है, अलोंग वाई एक्सिस इसका कौन सा कंपोनेंट होगा, वाई कंपोनेंट होगा। अलोंग जेड एक्सिस का कौन सा कंपोनेंट होगा, जेड कंपोनेंट होगा। ठीक है, जिस तरह आपको मैंने कहा था कि अगर आपके पास यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हैं कि अलोंग एक्सिस जिसका कंपोनेंट है वो है 2। ठीक है, अलोंग वाई एक्सिस का जो कंपोनेंट है वो क्या है, 3। ठीक है, अलोंग जेड एक्सिस का जो कंपोनेंट है वो क्या है, वो 4 है। ठीक है, तो 2, 3 एंड 4 ये क्या होते हैं, ये कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे कंसिडर किया हुआ है कि लेट हमारे पास यहाँ पे जो अलोंग एक्स एक्सिस कंपोनेंट है वो है एक्स। ठीक है, मतलब इसका एक्स से डिस्टेंस जो है वो एक्स है। ठीक है, अलोंग वाई एक्सिस का जो कंपोनेंट है वो वाई है। ठीक है, अलोंग जेड एक्सिस का जो कंपोनेंट है वो क्या है, वो जेड है। ठीक है, अच्छा, फिर हमारे पास यूनिट वेक्टर्स होते हैं। तो अलोंग एक्सिस हमारे पास कौन सा यूनिट वेक्टर होता है, आई कैप। तो यहाँ पे आई कैप इसका यूनिट वेक्टर आएगा। अलोंग वाई एक्सिस हमारे पास कौन सा यूनिट वेक्टर होता है, वो होता है जे कैप। तो यहाँ पे जे कैप आएगा। अलोंग जेड एक्सिस हमारे पास कौन सा कंपोनेंट होता है, वो होता है के कैप। तो यहाँ पे के कैप आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है एक्स वाई जेड। ठीक है, उसमें हमने यहाँ पे एक वेक्टर को लिया हुआ है, वेक्टर ए को। तो उस वेक्टर ए का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ओ ए। ठीक है, अच्छा, फिर यहाँ पे आप देख लें, यहाँ पे हमने कोऑर्डिनेट अलोंग एक्सिस हमने यहाँ पे इसका कंपोनेंट लिया है एक्स। ठीक है, कि इसका जो कंपोनेंट है वो एक्स है। अलोंग वाई एक्सिस इसका जो कंपोनेंट है वो वाई है। अलोंग जेड एक्सिस इसका जो कंपोनेंट है वो क्या है, जेड है। ठीक है, और ये इसके यूनिट वेक्टर्स होते हैं। तो इस वेक्टर को हमारे पास जो ए वेक्टर ओ ए वेक्टर है। ठीक है, या ओ ए डिस्प्लेसमेंट है, इसको हम किस तरह लिखते हैं, ओ ए वेक्टर को हम लिखते हैं ओ ए इज इक्वल टू एक्स आई के प्लस वाई जे के प्लस जेड के। इसके बारे में आपको मैंने कल भी बात की थी कि एक्स आई के प्लस वाई जे के प्लस जेड के का के फॉर्म में आप इसको लिखते हैं। और इस वेक्टर को आप पोजिशनल वेक्टर भी बोल सकते हैं। ठीक है, ओ ए को हम क्या बोलते हैं, इसको हम पोजीशन वेक्टर भी बोलते हैं। ठीक है, या ये क्या होगी, ये इसका वेक्टर होगा, या इसकी डिस्प्लेसमेंट होगी, और इसको हम पोजीशन वेक्टर भी बोलते हैं, ओ ए को। ठीक है, यहाँ पे जो ये चीज़ होती है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम पोजीशन वेक्टर बोलते हैं। पोजीशन वेक्टर का मतलब क्या होता है कि अलोंग एक्सिस इसका कितना अलोंग एक्सिस कि इससे कितना डिस्टेंस पे होगा। ठीक है, वाई एक्सिस से ये कितने डिस्टेंस पे होगा, और जेड एक्सिस पे ये कितने डिस्टेंस पे होगा, उसको हम पोजीशन वेक्टर बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसको आप पोजीशन वेक्टर भी बोल सकते हैं। तो पोजीशन वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई के प्लस वाई जे के प्लस जेड के। ठीक है, यहाँ पे एक्स वाई एंड जेड ये क्या है, ये आपको मैंने कल कहा था कि ये इसके कंपोनेंट्स है। ठीक है, एक्स आई कैप जे कैप एंड जेड कैप के कैप ये क्या है, ये इसके यूनिट वेक्टर्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स वाई जेड जो है वो कंपोनेंट्स हैं, आई कैप जे कैप एंड के कैप यहाँ पे क्या है, ये इसके यूनिट वेक्टर्स हैं। ठीक है, अच्छा, फिर इसके बाद हम क्या करते हैं, हम इस कोऑर्डिनेट सिस्टम को, हमारे पास जो ओरिजिनल कोऑर्डिनेट सिस्टम है ये, ठीक है, इसको हम थोड़ा सा शिफ्ट कर देते हैं, मतलब इसको थोड़ा सा रोटेट कर देते हैं इस तरह से। ठीक है,
हम क्या कर देते हैं, इसको थोड़ा सा रोटेट कर देते हैं। तो अच्छा, जब हम इसको रोटेट करेंगे इस कोऑर्डिनेट सिस्टम को, मतलब हम इसको ट्रांसफॉर्म करेंगे, हम न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाएंगे, ठीक है। जब हम इसको रोटेट करेंगे तो हमारे पास न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम बन जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे कोई न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम बनेगा, तो वो न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम मैंने यहाँ पे बनाया हुआ, ठीक है। यहाँ पे आप देख लें, ये एक्स वाई एंड जेड, ये तो हमारे पास ये ओल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ठीक है। यहाँ पे हमने ए वेक्टर को लिया हुआ, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ओ ए, ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास ओल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम है। फिर हमने क्या किया है, यहाँ पे हम इस कोऑर्डिनेट सिस्टम को, हमारे पास जो ओल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम है, इस ओल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम को हम थोड़ा सा रोटेट कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये ओल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ठीक है। इस ओल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम को आप थोड़ा सा रोटेट कर लें, इसको थोड़ा सा शिफ्ट कर लें, ठीक है। तो ये यहाँ पे देख लें, ये मैंने ओल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाया हुआ है। फिर मैंने क्या किया, हमने इसको थोड़ा सा डिविएट कर दिया, इसको थोड़ा सा शिफ्ट कर दिया, रोटेट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हमारे पास न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है वो ये है, ठीक है। जिस तरह आपको मैंने यहाँ पे दिखाता हूँ कि ये हमारे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ठीक है। ये हमारे पास ओल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम है। फिर हम क्या कर देते हैं, इस ओल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम को थोड़ा सा रोटेट कर देते हैं, ठीक है। तो हम जब इसको थोड़ा सा रोटेट करेंगे तो यहाँ पे जो एक्स होगा वो भी रोटेट हो जाएगा, ठीक है, थोड़ा सा शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो इसके साथ जब आप इसको रोटेट करेंगे तो ये वाई एक्सिस भी थोड़ा सा शिफ्ट हो जाएगा यहाँ से अपनी प्लेस से, ठीक है, इस तरह से आ जाएगा। और यहाँ पे जो जेड एक्सिस जो है ये भी थोड़ा सा डिविएट हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा अपनी जगह से और यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास ये जो होगा ये क्या होगा, ये हमारे पास न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम होगा। और ये क्या है, ये ओल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम है। तो यही चीज़ मैंने यहाँ भी ड्रा की है कि ये हमारे पास ये जो आपके पास लाइन्स आ रहे हैं, यहाँ पे मैं आपको दूसरे कलर से दिखा देता हूँ। यहाँ पे जो ग्रीन आपको मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, ये न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ठीक है। और यहाँ पे जो ये लाइंस हैं ये क्या है, ये ओल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ठीक है। तो हमने इसको थोड़ा सा शिफ्ट कर दिया, ठीक है। तो हमारे पास न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है वो ये ग्रीन कलर में बन जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे पास न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम होगा ग्रीन कलर में यहाँ पे। अच्छा, फिर यहाँ पे आप देख ले, जब आप इसको थोड़ा सा शिफ्ट करेंगे, ठीक है, तो हमारे पास ओल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम ये था, ठीक है। तो आप जब इसको ओल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम को थोड़ा सा शिफ्ट करेंगे, रोटेट करेंगे, तो हमारे पास न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम बन जाएगा, ठीक है। तो इसकी न्यू कोऑर्डिनेट्स होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख ले, यहाँ पे एक्स वाई जेड ये ओल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम थे, ठीक है। लेकिन हमने जब इसको शिफ्ट कर दिया तो हमारे पास न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम बनेगा। तो न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम हमारे पास क्या होगा, एक्स प्राइम, ठीक है। वाई की जगह क्या आएगा, वाई प्राइम, और जेड की जगह क्या आएगा, जेड प्राइम, ठीक है। ये हमारे पास न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम होगा। अच्छा, फिर इसके यूनिट वेक्टर्स जो होंगे, या यहाँ पे आप देख लें, ये इसके जो यूनिट वेक्टर्स होंगे, यहाँ पे क्या था यूनिट वेक्टर है आई कैप, यहाँ पे आप देख लें आई कैप, ठीक है। तो यहाँ पे इस एक्स प्राइम के अलाउंग कौन सा यूनिट वेक्टर होगा, आई प्राइम कैप, ठीक है। अलाउंग वाई प्राइम के अलोंग जो है वो कौन सा यूनिट वेक्टर होगा, जे प्राइम के, ठीक है। और अलोंग जेड प्राइम जो है वो कौन सा कंपोनेंट, कौन सा यूनिट वेक्टर होगा, के प्राइम के, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे मैंने क्या किया, ये हमारे पास ओल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम था, ये न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ठीक है। तो न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम में आप देख ले, एक्स जो है उसकी जगह एक्स प्राइम आ जाएगा, वाई की जगह वाई प्राइम, जेड की जगह जेड प्राइम, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स प्राइम के अलोंग कौन सा यूनिट वेक्टर होगा, तो एक्स के अलाउंग कौन सा यूनिट वेक्टर होता है, आई, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, एक्स प्राइम, तो इसके अलाउंग कौन सा यूनिट वेक्टर होगा, आई प्राइम, ठीक है। अलाउंग वाई प्राइम के अलाउंग कौन सा यूनिट वेक्टर होगा, जे प्राइम, ठीक है। जेड एक्सिस के अलाउंग कौन सा यूनिट वेक्टर होगा, के प्राइम, ठीक है। तो ये हो जाएंगे। अच्छा, फिर यहाँ पे देख लें कि यहाँ पे हमारे पास एक्स प्राइम, वाई प्राइम, जेड प्राइम, ठीक है, ये न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम, इसके यूनिट वेक्टर्स ये हो गए। तो इस ओ ए जो हमारे पास न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम है, इसका जो वेक्टर होगा ओ ए वेक्टर, ठीक है, या जो पोजीशन वेक्टर होगा इसका, वो क्या होगा, ओ ए इज इक्वल टू एक्स प्राइम आई प्राइम प्लस वाई प्राइम जे प्राइम प्लस जेड प्राइम के प्राइम, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ये न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए पोजीशन वेक्टर हो जाएगा, या हमारे पास वेक्टर हो जाएगा ओ ए वेक्टर, ठीक है। जिस तरह यहाँ पे आप देख लें, ये हमारे पास ओल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए था, ठीक है, जब हमारे पास ये कोऑर्डिनेट सिस्टम था, ठीक है। लेकिन जब हमने इसको थोड़ा सा डिवाइड कर दिया, थोड़ा सा शिफ्ट कर दिया, तो हमारे पास हो गया एक्स प्राइम वाई प्राइम जेड प्राइम, ये हमारे पास न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम बन गया, ठीक है। तो इस न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम का जो वेक्टर होगा ओ ए, वो क्या होगा, एक्स प्राइम आई प्राइम प्लस वाई प्राइम जे प्राइम प्लस जेड प्राइम के प्राइम, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लें, जब आप कोऑर्डिनेट सिस्टम को चेंज कर देते हैं तो यहाँ पे जो कंपोनेंट्स है वो भी चेंज होता है, हो जाते हैं, और हमारे पास जो यूनिट वेक्टर्स हैं वो भी चेंज हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, बाय चेंजिंग द कोऑर्डिनेट सिस्टम
कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर चेंज एंड यूनिट वेक्टर्स आल्सो चेंज, ठीक है, कि हम जब कोऑर्डिनेट सिस्टम को चेंज कर देते हैं, ठीक है, यहाँ पे आप देख ले हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम को ओल्ड से न्यू कर दिया, इसको थोड़ा सा डिविएट कर दिया, इसको थोड़ा सा रोटेट कर दिया, तो हमारे पास न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम बन गया एक्स प्राइम वाई प्राइम एंड जेड प्राइम। तो इसका जो वेक्टर था वो ये है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख ले, यहाँ पे एक्स प्राइम, यहाँ पे क्या है एक्स, तो हमारे पास कंपोनेंट्स जो है वो क्या हो गए, चेंज हो गए। यहाँ पे एक्स है तो यहाँ पे एक्स प्राइम, यहाँ पे वाई तो यहाँ पे वाई प्राइम, यहाँ पे जेड तो यहाँ पे जेड प्राइम। तो हमारे पास जो कंपोनेंट्स है वो क्या हो गए, वो चेंज हो गए। यहाँ पे आई जे एंड के, यहाँ पे क्या है आई प्राइम जे प्राइम एंड के प्राइम, मतलब हमारे पास जो यूनिट वेक्टर्स है वो भी चेंज हो गए, ठीक है। तो जब हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम को चेंज कर दिया तो हमारे पास कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर जो है वो भी चेंज हो गए और यूनिट वेक्टर जो है वो भी चेंज हो गए, ठीक है। लेकिन हमारे पास यहाँ पे जो वेक्टर होगा ओ ए, वो वेक्टर जो है एट सेल्फ वो चेंज नहीं होगा, ठीक है। वो एट सेल्फ चेंज क्यों नहीं होगा, यहाँ पे आप देख लें, ये वेक्टर ओ ए ये तो अपने पोजीशन पे ही रहे, ठीक है, ये ओ ए वेक्टर अपने पोजीशन पे ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लें इसकी जो डायरेक्शन है वो भी वही होगी, यहाँ पे आप देख लें, यहाँ पे भी ये थी और यहाँ पे भी ये है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो ओ ए वेक्टर होगा, ठीक है, उस ओ ए वेक्टर या पोजीशन वेक्टर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर आप इस कोऑर्डिनेट सिस्टम को शिफ्ट कर देते हैं, इसको थोड़ा सा रोटेट कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लें, जब आप कोऑर्डिनेट सिस्टम को चेंज कर देते हैं तो हमारे पास इसके कंपोनेंट्स, ठीक है, चेंज हो जाएंगे। यहाँ पे आप देख लें, यहाँ पे एक्स वाई जेड कंपोनेंट होंगे, तो यहाँ पे हमारे पास जो न्यू आने बनेगा इसके जो कंपोनेंट्स है वो क्या होंगे, यहाँ पे होगा एक्स प्राइम, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा वाई प्राइम और यहाँ पे इसका कंपोनेंट क्या होगा जेड प्राइम, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख ले, जब हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम को चेंज कर दिया तो हमारे कंपोनेंट्स चेंज हो गए, ठीक है, और हमारे यूनिट वेक्टर्स भी चेंज हो गए। लेकिन आपको मैंने कहा कि ओ ए वेक्टर जो है उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा, ओ ए वेक्टर जो है वो एट सेल्फ चेंज नहीं होगा, ठीक है, और उसकी जो डायरेक्शन है वो भी चेंज नहीं होगी। यहाँ पे आप देख ले, ये ओ ए वेक्टर यहाँ पे भी यही है, ठीक है, और ओ ए वेक्टर यहाँ पे भी यही है, ठीक है। तो हमारे कंपोनेंट्स तो चेंज हो जाएंगे, जब हम कोऑर्डिनेट सिस्टम को चेंज करेंगे तो हमारे कंपोनेंट्स और यूनिट वेक्टर्स चेंज हो जाएंगे, लेकिन जो ओ ए वेक्टर होगा वो चेंज नहीं होगा, उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा, वो इटसेल्फ जो है वो चेंज नहीं होगा, ठीक है, और उसकी जो डायरेक्शन होगी वो भी चेंज नहीं होगी, ठीक है। तो ये बात थी, ठीक है। अच्छा, फिर है हाउ डज दीज कंपोनेंट्स आर यूनिट एंड यूनिट वेक्टर्स आर चेंज, ठीक है, कि हमारे पास यहाँ पे जो यूनिट वेक्टर्स और कंपोनेंट्स होंगे, यहाँ पे आप देख लें, ये कंपोनेंट्स और यूनिट वेक्टर्स जो है वो कैसे चेंज होते हैं जब हम कोऑर्डिनेट सिस्टम को चेंज कर ले, ठीक है। तो इसको स्टडी करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको हम दो टाइप्स में डिवाइड कर देते हैं, एक होता है कॉन्ट्रीवेरिएंट और दूसरा होता है कोवेरिएंट, ठीक है। क्या करने हमने कि यहाँ पे हमने जब कोऑर्डिनेट सिस्टम को चेंज कर दिया तो हमारे जो कंपोनेंट और यूनिट वेक्टर्स जो है वो चेंज हो गए, ठीक है। तो वो किस तरह से चेंज होंगे, ठीक है, उसको इस चीज़ को स्टडी करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इसको दो टाइप्स में डिवाइड कर लेंगे। एक टाइप इसका होगा कॉन्ट्रीवेरिएंट और दूसरा होगा कोवेरिएंट, ठीक है, कि ये किस तरह से न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम जो आप बनाएंगे तो हमारे यहाँ पे जो कंपोनेंट्स होंगे और जो यूनिट वेक्टर्स होंगे वो किस तरह से चेंज होंगे, ठीक है। तो इसको स्टडी करने के लिए हम क्या करेंगे, कॉन्ट्रीवेरिएंट और कोवेरिएंट इस चीज़ को पढ़ेंगे, ठीक है। तो हमारा जो टॉपिक अभी होगा, ठीक है, हम किस चीज़ के बारे में हम बात करेंगे, हम कॉन्ट्रीवेरिएंट के बारे में बात करेंगे, ठीक है, और इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होगा वो क्या होगा, वो कोवेरिएंट का होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने किस चीज़ की बात करनी है, इसके बाद में जो भी बात करूँगा आपको वो कॉन्ट्रीवेरिएंट में होगा, ठीक है, और इसके बाद हम कोवेरिएंट नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अच्छा, तो कॉन्ट्रीब्यूटेंट को समझने के लिए हम क्या करेंगे, हम कंसिडर कर लेते हैं कि हमारे पास एक टू डायमेंशनल नॉन ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टम है। यहाँ पे आप देख लें ये कौन सा, ये कितने डायमेंशंस में था, यहाँ पे आप देख लें एक्स वाई जेड, तो ये कितना था, ये 3 डायमेंशन कोऑर्डिनेट सिस्टम था, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम एक टू डायमेंशनल नॉन ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टम को लेंगे। तो यहाँ पे आप देख लें नॉन ऑर्थोगोनल टू डायमेंशनल, तो ऑर्थोगोनल क्या होता है, ऑर्थोगोनल जब ये एक्स और वाई जो है वो क्या होते हैं, वो जब एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं तो हम क्या कहते हैं कि ये ऑर्थोगोनल सिस्टम है, ठीक है। इस तरह आपको मैं यहाँ पे बना देता हूँ कि अगर हमारे पास एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स, ठीक है, ये हमारे पास एक्स है, ठीक है, और ये वाई है, ठीक है, तो इस तरह का अगर हमारे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम बन रहा है तो ये क्या होता है, ये ऑर्थोगोनल होता है, ठीक है, क्योंकि इनके दरमियान 90 एंगल होता है, ठीक है। तो जब 90 एंगल हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। जब एक दोनों एक्स और वाई जो है वो क्या हो, वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, उस चीज़ को हम ऑर्थोगोनल सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लें
यहाँ पे आप देख लें एक्स और वाई क्या है, एक्स और वाई एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ऑर्थोगोनल, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम टू डायमेंशनल नॉन ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट को लेंगे, ठीक है, मतलब जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर ना हो। इसका मतलब ये है कि इस तरह का कोई सिस्टम हम लेंगे, ठीक है, इस तरह का, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लें, यहाँ पे एक्स और वाई जो है वो क्या है, वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर नहीं है, वो एक दूसरे से 90 एंगल पे नहीं है। तो इस तरह के कोऑर्डिनेट सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, इस तरह के कोऑर्डिनेट सिस्टम को हम नॉन ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। तो जब एक्स और वाई एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, 90 एंगल पे हो, तो उसको हम ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टम बोलते हैं। जब एक्स और वाई एक दूसरे के परपेंडिकुलर ना हो, एक दूसरे से 90 एंगल पे ना हो, तो उसको हम नॉन ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम एक टू डायमेंशनल नॉन ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टम को लेंगे, ठीक है। तो नॉन ऑर्थोगोनल हम क्यों लेते हैं, इसको भी हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है, कि नॉन ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टम हमने यहाँ पे क्यों लिया, ठीक है। अच्छा, तो हम क्या करेंगे कि लेट अस कंसीडर टू डायमेंशनल नॉन ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टम, कि हमारे पास एक टू डायमेंशनल नॉन ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टम होगा। तो यहाँ पे आप देख लें, ये हमारे पास एक टू डायमेंशनल नॉन ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टम है। यहाँ पे आप देख लें, जिस तरह आपको मैंने कहा है कि आपके पास ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, और आपने नॉन ऑर्थोगोनल बनाना है, तो क्या होगा, एक्स और वाई एक दूसरे के परपेंडिकुलर नहीं होंगे, ठीक है, तो इस तरह से होंगे। तो यहाँ पे आप देख लें, ये हमारे पास क्या होगा, ये नॉन ऑर्थोगोनल सिस्टम होगा, ठीक है। और ये क्या है, ये टू डायमेंशन भी है, एक्स और वाई की सिर्फ बात हो रही है, तो ये क्या होगा, ये टू डायमेंशन की होगा, ठीक है। अगर हम यहाँ पे जेड भी करते हैं तो ये क्या होता, थ्री डायमेंशन का होता, लेकिन हम यहाँ पे एक्स और वाई की बात कर रहे हैं, तो ये क्या है, ये टू डायमेंशन है, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक टू डायमेंशन नॉन ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टम को बनाएंगे, ठीक है। तो ये एक टू डायमेंशन नॉन ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टम है जी, जहाँ पे आपको नजर आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे आप देख लें इस तरह से, ये क्या है, टू डायमेंशन है, एक्स और वाई, ठीक है, और नॉन ऑर्थोगोनल भी है। तो ये हमारे पास एक टू डायमेंशन नॉन ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ठीक है। इसमें मैंने फिर यहाँ पे एक वेक्टर ए को कंसिडर किया हुआ है, ठीक है, कि हमारे पास यहाँ पे एक वेक्टर है, ठीक है। तो इसका जो पोजीशन वेक्टर यह होगा, या जो इसका जो वेक्टर होगा वो क्या होगा, ओ ए, ठीक है, मतलब इसकी जो डिस्प्लेसमेंट होगी वो क्या होगी, ओ ए होगी, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे हम देख लें, यहाँ पे हमने एक वेक्टर को कंसिडर किया हुआ है। ये हमारे पास एक टू डायमेंशन नॉन ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ठीक है। ये हमारे पास x1 होगा और ये क्या है, ये x2 है, ठीक है। मतलब यहाँ पे x1 और यहाँ पे क्या होगा, x2 होगा, ठीक है। इस तरह हमने यहाँ पे x और y लिया था, तो हमने क्या कर दिया, हमने इसको नॉन ऑर्थोगोनल कर दिया और टू डायमेंशनल में बना दिया, ठीक है। इस सिस्टम को हमने नॉन ऑर्थोगोनल करके टू डायमेंशनल बना दिया, ठीक है। और एक को नाम दिया x1, दूसरे को नाम दिया x2, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट होंगे वो क्या होंगे, x1 और x2, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे x1 का जो यहाँ पे जो इसका जो कंपोनेंट होगा, तो अलोंग x1 इसका जो कंपोनेंट होगा इस वेक्टर का, वो क्या होगा, a1, ठीक है। यहाँ पे आप देख ले, यहाँ पे मैंने मुझे वन जो है वो क्या लिखा है, वो सुपरस्क्रिप्ट में लिखा है, ठीक है। और यहाँ पे इसका जो कौन सा कंपोनेंट होगा, यहाँ पे इसका A2 कंपोनेंट होगा, ठीक है। हमने यहाँ पे जस्ट कंसिडर किए हैं कि हमारे पास जो कंपोनेंट है वो अलोंग x1 जो है वो A1 है, ठीक है, और अलोंग x2 जो है वो क्या है, वो A2 है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आप देख लें कि इस चीज़ को हमने यहाँ पे सब सुपरस्क्रिप्ट में क्यों लिया है, हमने यहाँ पे इसको सबस्क्रिप्ट में क्यों नहीं लिया, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लें, जब ए पावर यहाँ पे 1 है, ठीक है, और ए पावर यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे हमने इसके जो कंपोनेंट्स लिए हैं वो हमने सुपरस्क्रिप्ट में लिए, ठीक है। यहाँ पे आप देख लें, यहाँ पे है ए एन टू 1, यहाँ पे क्या है, ए एन टू 2, ये क्या होंगे, ये इसके कंपोनेंट्स होंगे। तो अलॉन्ग x1 एक्सिस इसका जो कंपोनेंट होगा वो होगा a1, अलॉन्ग x2 एक्सिस इसका जो कंपोनेंट होगा वो होगा a2, ठीक है। हम यहाँ पे यूनिट वेक्टर्स को डिफाइन कर लेते हैं कि हमारे पास अलॉन्ग x1 जो है, अलॉन्ग x1 एक्सिस हमारे पास यहाँ पे जो यूनिट वेक्टर होगा वो क्या होगा, e1, ठीक है। और अलॉन्ग x2 एक्सिस हमारे पास जो यूनिट वेक्टर होगा वो क्या होगा, e2, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख ले, आपको मैं ये कह रहा था कि यहाँ पे मैंने जो कंपोनेंट लिया है, इस कंपोनेंट को मैंने यहाँ पे सुपरस्क्रिप्ट में क्यों लिया है, मतलब यहाँ पे 1 जो है वो मैंने सुपरस्क्रिप्ट में क्यों लिखी है, और यहाँ पे a2 जो है वो 2 जो है वो मैंने सुपरस्क्रिप्ट में क्यों लिखी है। तो यहाँ पे आप देख लें, यूनिट वेक्टर्स में मैंने सबस्क्रिप्ट में लिया है, और यहाँ पे कंपोनेंट्स में मैंने किस में लिया है, सुपरस्क्रिप्ट में लिया है। तो मैंने यहाँ पे इसलिए लिया है, हमने ये चीज़ इसलिए की है कि यहाँ पे हमें दोनों जो है वो क्या हो, दोनों में कोई डिफरेंस हमें नजर आए, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ये चीज़ बात लिखी भी होगी कहीं पे। हाँ, यहाँ पे देख लें, हियर वी यूज सुपरस्क्रिप्ट एंड टू so to specify the components where is super subscript to specify the unit vectors, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, here we use
superscript to specify the components where is super subscript to specify the unit vectors. सुपरस्क्रिप्ट हमने इसलिए लिखी है कि हमें कंपोनेंट्स हमें सेटिस्फाई हो जाए कि ये कंपोनेंट्स को शो कर रहे हैं हम, ठीक है। और सबस्क्रिप्ट हमने लिया इसलिए लिया है कि हम यहाँ पे स्पेसिफाई कर लें कि हमें ये यूनिट वेक्टर्स को शो कर रहे हैं, ठीक है। तो यूनिट वेक्टर्स और कंपोनेंट्स को डिफरेंशिएट करने के लिए, मतलब उन दोनों में हमें कोई डिफरेंस नजर आए, ठीक है, उन दोनों एक दूसरे से डिफरेंस हो, इसलिए हमने यहाँ पे क्या किया है कि हमने कंपोनेंट्स को सुपरस्क्रिप्ट में लिखा है और यूनिट वेक्टर्स को क्या लिखा है, सबस्क्रिप्ट में लिखा है, ठीक है। तो इसकी सिर्फ यही रीज़न है कि यहाँ पे हमने क्या किया है, हमने यहाँ पे कंपोनेंट्स जो है वो सुपरस्क्रिप्ट में लिखे हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख ले A1 और यहाँ पे क्या है A2, तो यहाँ पे हमने 1 और 2 यहाँ पे लिखे हैं वो सुपरस्क्रिप्ट में लिखे हैं, ठीक है। लेकिन जो हमारे पास यूनिट वेक्टर्स है उसमें हमने क्या किया है, 1 और 2 को कहाँ पे लिखा है, सबस्क्रिप्ट में लिखा है, ठीक है। तो ये हमने क्यों लिखा है, टू स्पेसिफाई द कंपोनेंट्स एंड टू स्पेसिफाई द यूनिट वेक्टर्स, ठीक है, कि हम यूनिट वेक्टर्स और कंपोनेंट्स को स्पेसिफाई कर ले कि ये हमारे पास यूनिट वेक्टर्स हैं और ये मतलब ये चीज़ जो है वो यूनिट वेक्टर्स को शो कर रहा है और ये चीज़ ये कंपोनेंट जो है ये चीज़ जो है ये कंपोनेंट्स को शो कर रही है, ठीक है। तो इसलिए हम इनको स्पेसिफाई करने के लिए हमने यहाँ पे क्या किया है, सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट को यूज़ किया, ठीक है। बाकी इसका कोई रीज़न नहीं है कि हमने यहाँ पे सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट क्यों यूज़ किए हैं। तो यहाँ पे आप देख लें कंपोनेंट्स को स्पेसिफाई करने के लिए हमने सुपरस्क्रिप्ट यूज़ किया है, ठीक है। और यूनिट वेक्टर्स को स्पेसिफाई करने के लिए हमने क्या किया है, यूनिट वेक्टर्स को स्पेसिफाई करने के लिए हमने क्या किया है, सबस्क्रिप्ट को यूज़ किया, ठीक है। तो इसका यही रीज़न है कि हम इनको स्पेसिफाई कर ले कि ये यूनिट वेक्टर्स को शो कर रहा है, ठीक है। और मतलब जो सबस्क्रिप्ट है वो यूनिट वेक्टर्स को शो कर रहा है और जो सुपरस्क्रिप्ट है वो कंपोनेंट्स को शो कर रहा है। इनको स्पेसिफाई करने के लिए हमने इस चीज़ को यूज़ किया, ठीक है, सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट को, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे आप देख लें, वी डिफाइन द टू न्यू वेक्टर्स यूनिट वेक्टर्स E1 एंड E2। यहाँ पे along x1 एक्सिस हमारे पास जो यूनिट वेक्टर होगा वो होगा E1, ठीक है। along x2 एक्सिस हमारे पास जो यूनिट वेक्टर होगा वो क्या होगा, E2, ठीक है। और हमारे पास जो न्यू कंपोनेंट्स होंगे वो क्या होंगे, A1 एंड A2। तो यहाँ पे आपने 1 और 2 जो है वो क्या करने हैं, कंपोनेंट्स में आपने 1 और 2 जो है वो क्या करने हैं, सुपरस्क्रिप्ट में लिखने हैं और यूनिट वेक्टर्स में आपने जो यहाँ पे 1 और 2 है वो क्या लिखने हैं, वो सबस्क्रिप्ट में लिखने हैं, ताकि ये स्पेसिफाई हो जाए कि ये यूनिट वेक्टर्स को शो कर रहा है और ये कंपोनेंट्स को शो कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लें, यहाँ पे हमारे पास जो वेक्टर होगा OA, इस केस में हमारे पास जो 2 डायमेंशनल ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टम होगा, तो इस केस में हमारे पास जो OA वेक्टर होगा वो क्या होगा, OA इज इक्वल टू, तो यहाँ पे आप देख लें कंपोनेंट्स क्या है, A1 और A2। तो यहाँ पे आप देख लें A1 और यहाँ पे क्या है A2 और हमारे पास यूनिट वेक्टर्स क्या है, E1 एंड A2। तो यहाँ पे आप देख लें E1 एंड A2। तो यहाँ पे आप देख लें, यहाँ पे हमने सुपर स्क्रिप्ट ने 1 को लिखा है, ठीक है, और यहाँ पे सब स्क्रिप्ट ने 1 को लिखा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि हम इसको स्पेसिफाई कर लें कि ये यूनिट वेक्टर्स ये कंपोनेंट को शो कर रहा है सुपर स्क्रिप्ट वाला, और ये सुपर स्क्रिप्ट वाला जो है वो सब स्क्रिप्ट वाला जो है वो किस चीज़ को शो कर रहा है, ये यूनिट वेक्टर्स को स्पेसिफाई कर रहा है, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे आपको मैं क्या बताया कि यहाँ पे हमने A⁴ क्यों लिखा है और यहाँ पे E1 क्यों लिखा है, मतलब यहाँ पे हमने 1 को सुपर स्क्रिप्ट में क्यों लिखा है और 1 को यहाँ पे सब स्क्रिप्ट में क्यों लिखा है। तो इसकी रीज़न ये है कि हम इन दोनों चीज़ों को स्पेसिफाई कर लें कि ये जो है ये कंपोनेंट को शो कर रहा है और ये जो है ये यूनिट वेक्टर्स को शो कर रहा है। तो इस रीज़न की वजह से हमने यहाँ पे इसमें सुपर स्क्रिप्ट यूज़ की है और यहाँ पे सब स्क्रिप्ट को यूज़ किया, ठीक है, ताकि ये दोनों चीज़ें स्पेसिफाई हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो 2 डायमेंशनल नॉन ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टम होगा उसका जो वेक्टर होगा OA वो क्या होगा, A1 E1 प्लस A2 एंड E2, ठीक है। तो यहाँ पे A1 और A2 क्या है, ये कंपोनेंट्स को शो कर रहा है और E1 और A2 क्या है, ये यूनिट वेक्टर्स को शो कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख ले A1 एंड A2 यहाँ पे क्या है, कंपोनेंट्स हैं, E1 और A2 यहाँ पे क्या है, हमारे पास यूनिट वेक्टर्स हैं, ठीक है। अच्छा, तो हम यह क्या कर देते हैं, हमारे पास यहाँ पे हमने क्या किया था, हमारे पास जो 3 डायमेंशनल ऑर्थोगोनल सिस्टम था उसमें हमने क्या किया था, हमने सिस्टम को थोड़ा सा रोटेट कर दिया था, हमने न्यू सिस्टम बना दिया, ठीक है। तो हम यहाँ पे यही चीज़ करेंगे, हम 2 डायमेंशनल नॉन ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टम में भी सेम चीज़ करेंगे। हम क्या करेंगे, हमारे पास यहाँ पे जो 2 डायमेंशनल नॉन ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टम है इसको हम थोड़ा सा रोटेट कर देते हैं, ठीक है। तो हमारे पास न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम बनेंगे। तो यहाँ पे आप देख लें, यहाँ पे मैंने क्या किया हुआ है, ये हमारे पास ओल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ठीक है, और 2 डायमेंशनल नॉन ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। हम क्या कर देते हैं, हम इस 2 डायमेंशनल नॉन कोऑर्डिनेट
सिस्टम को क्या कर देते हैं, थोड़ा सा रोटेट कर देते हैं इस तरह से, ठीक है, अपने जगह से इसको थोड़ा सा शिफ्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या बनेगा, हमारे पास न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम आएगा वो मैंने यहाँ पे बनाया है, ठीक है। ये हमारे पास न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम बनेगा। तो यहाँ पे है x1 x2, ठीक है। तो हमारे पास जो न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम बनेगा वो क्या होगा, x1 प्राइम एंड x2 प्राइम, ठीक है। ये हमारे पास न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम बन जाएगा। जब हम इस ओल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम को क्या कर देंगे, इस कोऑर्डिनेट सिस्टम को हम थोड़ा सा रोटेट करेंगे तो न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम बन जाएगा। तो हमारे पास न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है वो इस फॉर्म में होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारे पास x1 यहाँ पे है और यहाँ पे x2, तो यहाँ पे जो हमारे पास न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम बनेगा, ठीक है। जो हम इसको तो रोटेट कर देते हैं इस सिस्टम को, तो हमारे पास जो न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम बनेगा वो क्या होगा, x1 प्राइम और x2 प्राइम, ठीक है। तो यहाँ पे इसके जो कंपोनेंट होंगे, तो अलोंग x1 एक्सिस इसका कौन सा कंपोनेंट होगा, तो यहाँ पे आप देख लें, यहाँ पे क्या था a1 कंपोनेंट, तो यहाँ पे अलोंग x1 प्राइम कौन सा कंपोनेंट होगा, a1 प्राइम, ठीक है। और अलोंग x2 प्राइम कौन सा कंपोनेंट होगा, a2 प्राइम, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख ले, यहाँ पे a1 और यहाँ पे क्या था, a2, ठीक है। तो यहाँ पे x1 प्राइम x2 प्राइम, तो x1 प्राइम के अलोंग कौन सा कंपोनेंट होगा, a1 प्राइम, x2 प्राइम के अलोंग कौन सा कंपोनेंट होगा, a2 प्राइम, ठीक है। और इसके यूनिट वेक्टर्स क्या होंगे, ठीक है। तो अलोंग x1 प्राइम हमारे पास यूनिट वेक्टर होगा a1 प्राइम e1 प्राइम, ठीक है। और अलोंग x2 प्राइम हमारे पास जो यूनिट वेक्टर होगा वो क्या होगा, a2 प्राइम, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या किया है, हमने इस सिस्टम को, हमारे पास जो ओल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम है, इस ओल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम को रोटेट कर दिया, ठीक है। तो हम जब इसको रोटेट करेंगे तो न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम बन जाएगा, ठीक है। तो ये न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम को हम शो कर रहे हैं, ठीक है। ये न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम है। तो यहाँ पे x1 और x2 थे, तो यहाँ पे क्या आएंगे, न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम में x1 प्राइम x2 प्राइम आएंगे, ठीक है। यहाँ पे a1 कंपोनेंट था, तो यहाँ पे कौन सा कंपोनेंट आएगा, a1 प्राइम। यहाँ पे a2 कंपोनेंट था, तो यहाँ पे a2 प्राइम, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे x1 प्राइम और x2 प्राइम है। तो इसके अलोंग कौन सा कंपोनेंट होगा, a1 प्राइम। इसके अलोंग कौन सा कंपोनेंट होगा, a2 प्राइम, ठीक है। और हमारे पास जो यूनिट वेक्टर्स होंगे वो क्या होंगे, e1 प्राइम, और इसके अलावा जो यूनिट वेक्टर होगा वो क्या होगा, e2 प्राइम, ठीक है। तो ये हमारे पास न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम बन जाएगा, ठीक है। हम क्या करते हैं, हमारे पास जो नेक्स्ट टास्क है वो क्या है, नाउ डबल द लेंथ ऑफ यूनिट वेक्टर्स, हाउ इट विल अफेक्ट द कंपोनेंट, ठीक है। कि अगर हम यूनिट वेक्टर्स के लेंथ को डबल कर दें, ठीक है, तो ये कंपोनेंट्स को किस तरह से अफेक्ट करेगा, ठीक है। इसका कंपोनेंट्स पे क्या अफेक्ट होगा अगर हम यूनिट वेक्टर्स के लेंथ को डबल कर दें, ठीक है। तो डबल का मतलब क्या है वो भी आपको मैं बता देता हूँ। यहाँ पे आप देख लें कि लेट सपोज हमारे पास यूनिट, हमारे पास मतलब यूनिट वेक्टर्स जो है वो क्या है, ये हमारे पास दो यूनिट वेक्टर्स हैं, ठीक है। तो इसके जो कंपोनेंट्स होंगे वो क्या होंगे, इसके जो कंपोनेंट्स होंगे वो क्या होंगे, वो होंगे 2i, ठीक है। तो i किस चीज़ को शो करेगा, i यूनिट वेक्टर्स को शो करेगा, और 2 किस चीज़ को शो करेगा, ये कंपोनेंट को शो करेगा, ठीक है। तो हमारे पास अगर इस तरह के यूनिट वेक्टर्स हैं दो, ठीक है, ये हमारे पास एक यूनिट वेक्टर है, ये दूसरा यूनिट वेक्टर है, ठीक है। तो इसके कंपोनेंट्स क्या होंगे, 2, ठीक है। तो इसको हम किस तरह लिखेंगे, 2i के, ठीक है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, हमें कह रहे हैं कि अगर हम इस यूनिट वेक्टर्स का लेंथ जो है वो डबल कर दें तो क्या होगा। तो इस यूनिट वेक्टर्स के लेंथ को हम डबल किस तरह करेंगे कि हम इन दोनों लाइंस को क्या कर लेंगे, ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लें, हमारे पास ये क्या थे, ये दो यूनिट वेक्टर्स थे, ठीक है। तो इसके जो कंपोनेंट्स थे वो कितने आ रहे थे, 2i, क्योंकि इसके दो कंपोनेंट्स थे इस यूनिट वेक्टर के, ठीक है। लेकिन अगर हम इस, हमें कह रहे हैं कि इस आप इसके यूनिट वेक्टर्स के लेंथ को डबल कर दें, ठीक है। तो अगर हम यूनिट वेक्टर्स के लेंथ को डबल कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये इसके साथ जॉइन हो जाएगा, ठीक है। तो डबल हो जाएगी, याद देख लीजिए, डबल होगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लें, हम क्या कर लेंगे, हम इसको इस तरह से शो कर लेंगे, ठीक है। तो ये डबल यूनिट वेक्टर हो जाएगा, ठीक है। हमने इसके लेंथ को डबल कर दिया तो हमारे पास ये हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लें, इसको डिफाइन करने के लिए हमें कितने कंपोनेंट्स रिक्वायर्ड होंगे, एक ही कंपोनेंट, तो ये क्या होगा, 1i के, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लें, जब हमने यूनिट वेक्टर को डबल कर दिया तो कंपोनेंट क्या हो गई, सिंगल हो गई, ठीक है। मतलब क्या है इसका, ये अपोजिट टू चेंज है, ठीक है। अगर आप एक को इंक्रीज कर रहे हैं तो दूसरा डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। अगर आप दूसरे को डिक्रीज कर रहे हैं तो नेक्स्ट जो है वो इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लें, हमारे पास क्या था, ये दो यूनिट वेक्टर्स थे, ठीक है। ये एक यूनिट वेक्टर, ये यूनिट वेक्टर्स थे, ठीक है। ये यूनिट वेक्टर्स जो है वो क्या थे,
डिवाइड थे, ठीक है। तो इन यूनिट वेक्टर्स को स्पेसिफाई करने के लिए आप क्या लिखेंगे, 2i कैप, ठीक है, क्योंकि इसके दो कंपोनेंट्स होंगे। यहाँ पे आप देख लीजिए, एक कंपोनेंट ये है, एक कंपोनेंट ये है, तो इसके दो कंपोनेंट्स होंगे, तो इसको आप लिखेंगे 2i कैप, ठीक है। 2 यहाँ पे किस चीज़ को शो करेगा, ये इस कंपोनेंट्स को शो करेगा, ठीक है, और i जो है वो तो इसके डायरेक्शन को शो करेगा, ठीक है। तो इसके दो कंपोनेंट्स ये होंगे, तो हम लिखेंगे 2i कैप, ठीक है। अच्छा, फिर हमें कह रहे हैं कि अगर आप इस यूनिट वेक्टर्स के लेंथ को डबल कर दें, ठीक है, अगर हम इसको डबल कर दें, ठीक है, अगर हम इसको इस तरह से ज्वाइन कर लें तो ये डबल हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए डबल हो गया, ठीक है। अब देख लें, ये हमारे पास एक ही कंपोनेंट हो गया इस तरह से, ठीक है। तो इस एक कंपोनेंट को डिफाइन करने के लिए हम क्या करेंगे, 1 कैप, ठीक है, क्योंकि एक कंपोनेंट है, ठीक है, तो हमारे पास हो जाएगा 1 कैप। तो यहाँ पे आप देख लें, जब आपने यूनिट वेक्टर को डबल कर दिया तो कंपोनेंट क्या हो गई, सिंगल होगी, ठीक है। मतलब आप जब आपने यूनिट वेक्टर्स को इंक्रीज कर दिया तो कंपोनेंट क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। तो इस तरह के कंपोनेंट, इस तरह के टेंसर को हम क्या बोलते हैं, इस तरह के टेंसर को हम कॉन्ट्रीवेरिएंट टेंसर बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लें, नाउ डबल द लेंथ ऑफ यूनिट वेक्टर्स हाउ इट विल अफेक्ट द कंपोनेंट्स, कि हम जब यूनिट वेक्टर्स के लेंथ को डबल कर देंगे तो ये कंपोनेंट को किस तरह से अफेक्ट करेगा। तो यहाँ पे आपने देख लिया कि जब हम यूनिट वेक्टर्स की लेंथ को डबल कर देते हैं तो कंपोनेंट जो है वो क्या हो जाएगा, सिंगल हो जाएगा। मतलब ये है कि अगर हम यूनिट वेक्टर्स को बढ़ाते हैं तो कंपोनेंट डिक्रीज हो जाता है, यूनिट वेक्टर्स को इंक्रीज करेंगे तो कंपोनेंट डिक्रीज हो जाएगा। यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे आपने इसको डबल कर दिया, इसके लेंथ को डबल कर दिया, ठीक है, यूनिट वेक्टर्स के लेंथ को डबल कर दिया तो कंपोनेंट क्या हो गए, एक हो गया, ठीक है, तो ये 1 हो गया। तो पहले यहाँ पे आप देख लें, जब हमारे पास दो यूनिट, यहाँ पे जो यूनिट वेक्टर्स थे वो क्या थे, हाफ थे, ठीक है। तो हमारे पास जो कंपोनेंट था वो क्या था, 2, ठीक है। लेकिन अगर आपने इसके लेंथ को डबल कर दिया तो क्या हो गया, यहाँ पे 1 आ गया, ठीक है। इसका मतलब ये है कि अगर आप यूनिट वेक्टर्स को इंक्रीज करते हैं तो कंपोनेंट डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, इस चीज़ को हम कॉन्ट्रीवेरिएंट टेंसर बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लें, इट एम्प्लाइज दैट इफ वी इंक्रीज द लेंथ ऑफ यूनिट वेक्टर्स देन द नंबर ऑफ कंपोनेंट्स डिक्रीजेस, कि अगर हम यूनिट वेक्टर्स को इंक्रीज करते हैं तो नंबर ऑफ कंपोनेंट्स जो है वो क्या हो जाते हैं, डिक्रीज हो जाते हैं, ठीक है। सो व्हेन द यूनिट वेक्टर्स एंड द नंबर ऑफ कंपोनेंट्स चेंज अपोजिट टू ईच अदर इज नोन एज कॉन्ट्रीवेरिएंट वेक्टर, ठीक है। जब यूनिट वेक्टर्स और नंबर ऑफ कंपोनेंट जो है वो एक दूसरे के अपोजिट चेंज हो जाए उसको हम क्या बोलेंगे, कॉन्ट्रीवेरिएंट वेक्टर। तो कॉन्ट्रीवेरिएंट, आपको मैंने स्टार्ट में कहा था कि कॉन्ट्रीवेरिएंट का मतलब क्या है, कॉन्ट्रा का मतलब है अपोजिट टू, और वेरिएंट का मतलब है चेंज, ठीक है। मतलब जो अपोजिट टू चेंज होते हैं, मतलब जो एक दूसरे के अपोजिट चेंज होते हो, जिसमें चेंज तो आता हो लेकिन एक दूसरे के अपोजिट चेंज होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्ट्री वेरिएंट, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख ले, जो हमने यूनिट वेक्टर को बढ़ाया तो कंपोनेंट डिक्रीज हो गई, जो हमने यूनिट वेक्टर को इंक्रीज कर लिया तो नंबर ऑफ कंपोनेंट जो है वो क्या हो गए, वो डिक्रीज हो गए। तो ये एक दूसरे के अपोजिट टू चेंज हो रहे हैं, मतलब चेंज तो हो रहे हैं लेकिन एक दूसरे के अपोजिट चेंज हो रहे हैं। एक को आपने इंक्रीज कर दिया तो दूसरा डिक्रीज हो गया। इस तरह के वेक्टर को हम क्या बोलते हैं, इस तरह के वेक्टर को हम कॉन्ट्रीवेरिएंट वेक्टर बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, तो इस केस में क्या होगा, आपने क्या कर दिया, आपने यूनिट वेक्टर को डबल कर दिया तो कंपोनेंट क्या हो गई, सिंगल हो गई, मतलब कंपोनेंट जो है वो डिक्रीज हो गई, ठीक है। जब यूनिट वेक्टर डबल हो गया तो नंबर ऑफ कंपोनेंट जो है वो डिक्रीज हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, E1 प्राइम, ये किस चीज़ को शो कर रहा है, यूनिट वेक्टर को शो कर रहा है, ठीक है। E1 प्राइम किस चीज़ को शो कर रहा है, यूनिट वेक्टर को शो कर रहा है, ठीक है। तो हमारे पास जो E1 प्राइम होगा, ठीक है, वो क्या होगा, हमारे पास जो E1 होगा वो क्या होगा, वो डबल ऑफ E1 प्राइम होगा, ठीक है। यहाँ पे आप देख लें, यहाँ पे जो E1 होगा वो क्या होगा, वो डबल ऑफ E1 प्राइम हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप देख लें, आपको मैंने क्या कहा है कि अगर आप यूनिट वेक्टर्स को बढ़ाते हैं, ठीक है, जब आप यूनिट वेक्टर्स को बढ़ा लेंगे, यूनिट वेक्टर्स को डबल कर देंगे, ठीक है। जब आप यूनिट वेक्टर्स के लेंथ को डबल कर देंगे तो यहाँ पे आप देख लें, यूनिट वेक्टर E1 किस चीज़ को शो कर रहा है, यूनिट वेक्टर को, ठीक है। तो यूनिट वेक्टर को अगर हम डबल कर देते हैं, ठीक है, तो E1 प्राइम क्या हो जाएगा, 2E1, ठीक है। तो यूनिट वेक्टर को हमने क्या कर दिया, डबल कर दिया, ठीक है, तो 2E1। तो इस केस में क्या होगा, यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास, यहाँ पे ओ एक कंपोनेंट जो है वो क्या होगा, ओ ए वेक्टर जो है वो क्या होगा, ओ ए वेक्टर इज इक्वल टू A1 प्राइम E1 प्लस E2 प्राइम A2 प्राइम एंड टू E2 प्राइम, ठीक है। तो इस केस में हमारे पास, यहाँ पे जो इस केस में हमारे पास आएगा वो क्या होगा, इस केस के लिए हमारे पास जो न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ठीक है, तो न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए हमारे पास जो ओ ए वेक्टर होगा वो क्या होगा, इस कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए ओ ए वेक्टर क्या होगा, यहाँ पे आप देख लें कंपोनेंट कितना है, A1 प्राइम, तो यहाँ पे आएगा A1 प्राइम, यूनिट वेक्टर कितना है E1 प्राइम, तो E1 प्राइम प्लस A2
प्राइम, ठीक है, एंड टू ई टू प्राइम। तो यहाँ पर हमारे पास न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम आएगा, ये इसका जो वेक्टर होगा वो क्या होगा, ओ ए इज इक्वल टू A1 प्राइम E1 प्राइम प्लस A2 प्राइम इनटू E2 प्राइम, ठीक है। ये हमारे पास न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम में वेक्टर हो जाएगा ओ ए, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे मैंने ये चीज़ भी लिखी है, A1 प्राइम इज इक्वल टू हाफ A प्राइम, ठीक है। यहाँ पे आप देख लीजिए कि जब आप यूनिट वेक्टर्स के लेंथ को डबल कर देते हैं तो क्या हो जाता है, कंपोनेंट डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा कि अगर A1 प्राइम है तो वो क्या हो जाएगी, A1 ए प्राइम जो है वो डिक्रीज हो जाएगी 1/2 टाइम, ठीक है। तो इस कोई चीज़ को आप इस तरह लिख सकते हैं कि हमारे पास जो A1 होगा वो 2 टाइम जो है वो क्या हो जाएगा, हाफ टाइम जो है वो क्या हो जाएगा, वो डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। और यूनिट वेक्टर जो है अगर आप इसको डबल कर देते हैं तो 2E1, ठीक है। तो इस चीज़ को आप इस तरह लिख सकते हैं कि हम जब यूनिट वेक्टर्स को डबल कर देंगे तो कंपोनेंट जो है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पे आप देख लें हाफ A प्राइम हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे है एंड कॉन्ट्रीब्यूएंट वेक्टर कंपोनेंट्स और यूनिट वेक्टर्स चेंज कॉन्ट्ररी टू ईच अदर, कि कॉन्ट्रीब्यूएंट वेक्टर में कंपोनेंट्स और यूनिट वेक्टर जो है वो एक दूसरे के कॉन्ट्ररी चेंज होते हैं, मतलब अपोजिट टू चेंज होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ मैंने यहाँ पे दोबारा लिखी है, ठीक है, कि अगर आप यूनिट वेक्टर्स को बढ़ाएंगे तो नंबर ऑफ कंपोनेंट्स जो है वो डिक्रीज होंगे। इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रीब्यूएंट वेक्टर, मतलब जो एक दूसरे के अपोजिट चेंज होते हैं उसको हम कॉन्ट्रीब्यूएंट बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख ले, ये एक दूसरे के कॉन्ट्ररी, एक दूसरे के क्या होंगे, चेंज होंगे, ठीक है। अच्छा, फिर आपको मैंने ये बात भी कही थी कि हियर वी यूज सुपरस्क्रिप्ट टू स्पेसिफाई द कंपोनेंट्स वेयर इज सबस्क्रिप्ट टू स्पेसिफाई द यूनिट वेक्टर्स। यहाँ पे हमने